हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। बेटा आज हम सम बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनिक वाले में जीओसी के अंदर हम रेजोनेंस करने वाले हैं। तो रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ। देखिए, वैसे आपको जनरल आता होगा, लेकिन मैं आपको अब प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, तो इसकी फिर भी डेफिनेशन थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन। अकेले पाई इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज हो सकते हैं, हो सकता है लोन पेयर करे। लोन पेयर अगर है वहां पर तो लोन पेयर भी पाई डीलोकलाइजेशन में हेल्प करते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब मोशन होना, अपनी लोकेलिटी को बदल लेना, डीलोकलाइजेशन, है ना। तो अगर लोकेलिटी बदल रही है किसी एटम की, तो वो और वो बार बार बदल रही है, मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, रेजोनेंस उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या ये सच में होता है? अब मैं पहली बात साफ साफ बता दूं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? जब ऐसा होता ही नहीं है तो फिर ये पढ़ा क्यों जा रहा है? एक्चुअल में क्या होता है कि इसके बिना हम ऐसा एज्यूम करते हैं। सोचिए, पंखा चल रहा है, पंखे के तीन पंख हैं, और अगर तीनों पंख चल रहे हैं लगातार, तो हमें क्या पता वो उनमें से कोई एक पंख या तीनों पंख एक मोमेंट ऑफ टाइम पर कहाँ है? नहीं बता सकते ना। तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पंखा एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और ऐसे करके गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, इस एटम पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन किस किस एटम पर वो गोल गोल घूम रहे हैं, लोकलाइज अपनी लोकेलिटी को तोड़कर, और वो गोल घूम रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है? तो क्योंकि पंखे के पंख भी एग्जैक्टली कहीं रुकते नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी एग्जैक्टली कहीं नहीं रुकते हैं, बस हम दिखाते हैं कि ये यहाँ भी है, वहां भी है। इसको दिखाए बिना हम किसी भी तरह का, क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिज्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी हेल्प ली जाती है मैकेनिज्म में। एक्चुअल में तो रेजोनेंस इफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड होता है किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब, पंखा जैसे घूम रहा है, वो हर जगह पंखे के पंख है ना, हर जगह डॉट 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 लाइन में हम दिखा सकते हैं कि हर जगह पंखे के पंख एक मोमेंट ऑफ टाइम पे है। वैसे रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन हर जगह होते हैं। हम उसको रोक के दिखाते हैं कि यहाँ भी है, यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, रोक रोक के तीन चार मोलिक्यूल बना देते हैं, है ना, एक ही मोलिक्यूल के। उसको बोलते हैं रेजोनेंस। देखो भाई, ये समझ में आ गया होगा। मतलब वो सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, उसको भी आगे देखेंगे वो है क्या चीज। तो देखिए क्या है भाई, पाई पाई बॉन्ड कंजुगेशन। पाई पाई बॉन्ड कंजुगेशन में भी रेजोनेंस चलता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कार्बन में यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर आया सिंगल बॉन्ड, फिर आया डबल बॉन्ड, मतलब डबल सिंगल डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेशन। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन बोलेंगे। यानी कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, कंजुगेशन। तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाए और ये बॉन्ड यहाँ आ जाए, इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव, और ये यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव। ये होगा रेजोनेंस, है ना। अब ये वापस क्या, वापस नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। यहाँ पर अगर नेगेटिव आ गया तो ये बॉन्ड वापस यहाँ जाएगा, और यहाँ जो डबल बॉन्ड बना था वो वापस इधर चला जाएगा, तो ये वापस तो पक्का जाएगा। और इस तरह से ये अपनी लोकेलिटी बार बार बदलते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट और डीलोकलाइजेशन। कंजुगेशन का मतलब है कि वो आपस में जुड़े हुए, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं अल्टरनेट में। दैट्स इट। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? डेफिनेशन, नोटबुक पेन उठा लो, मॉलिक्यूल बनाना ज्यादा जरूरी है, डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा, बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब मैंने कंजुगेशन को बढ़ा दिया, ये डबल था, ये सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है ना। कंजुगेशन बढ़ गई। तो ये अल्टरनेट या डबल बॉन्ड या अल्टरनेट में कंजुगेशन में है। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, ये डबल बॉन्ड पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला डबल बॉन्ड और ये कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। कैसे आया? ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का था, इस वाले कार्बन का, वो कहाँ चला गया? वो देखो अब यहाँ चला गया। इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर है, ये रहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्चुअल में इस कार्बन के पास आया, तो इस कार्बन पे नेगेटिव आना चाहिए था, है ना, और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। बिल्कुल सही। बट इस कार्बन पे नेगेटिव आने की बजाय इस कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया, इसने भी आगे दे दिया, तो लास्टली नेगेटिव आया यहाँ पर। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, एक इसका खुद का है, और इस तरह से ही चलता है। फिर वापस नेगेटिव इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो ये वापस पहले वाला ही स्टेज बन जाएगा। इसको बनाइए नोटबुक के ऊपर। ठीक है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन का मतलब क्या है भाई? ठीक है, मोर देन 2 पाई बॉन्ड लोन पेयर नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन। कम से कम तो 2 पाई बॉन्ड तो होने चाहिए, 2 पाई और एक सिंगल बॉन्ड, है ना, 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तभी कंजुगेशन बन पाएगी।
दो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड से तो नहीं होने वाला कुछ, तो कम से कम दो डबल बॉन्ड होने चाहिए। अगर दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है या नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर ही होता है ना, तो वो क्या होगा, वो भी कंजुगेशन को बढ़ा देते हैं, जैसा कि हमने पीछे वाला एग्जांपल किया था वो वही था, ये यहाँ पर भी वही बना रखा है, इसको एक्सटेंडेड कंजुगेशन बोलते हैं। तो देखिए एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन तीन डबल बॉन्ड है, कम से कम दो से ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। क्रॉस कंजुगेशन का मतलब देखो, सीधी लाइन की बजाय यहाँ पर मैं एक ब्रांचिंग कर दूं और इस ब्रांचिंग में डबल बॉन्ड लगा दूं, तो ये डबल फिर सिंगल ऐसे वाली, यानी यहाँ पर भी क्या चल पड़े, रेजोनेंस चल पड़े। तो देखिए ये रहा क्रॉस कंजुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये तो हमारा नॉर्मल हो गया स्ट्रेट लाइन में कंजुगेशन, सिंपल कंजुगेशन। अब क्रॉस वाली क्या है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, फिर डबल है, हम इसको भी तो काउंट कर सकते हैं ना, एक कंजुगेशन ये है और एक कंजुगेशन ये है, तो इस तरह से दो तरीके से रेजोनेंस चल सकता है। यहाँ से डबल बॉन्ड इधर आएगा, इधर से डबल बॉन्ड इधर जाएगा, फिर वापस चला जाएगा, या फिर यहाँ से डबल बॉन्ड इधर आएगा और इधर वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा, फिर वापस चला जाएगा, उल्टा भी चला सकते हो, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ वाला इधर आएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है क्रॉस कंजुगेशन। एग्जाम्पल देखिए, 1,3 ब्यूटाडाइइन के अंदर तो सिंपल कंजुगेशन है ना, ये हम डिफाइन कर ही चुके हैं, सीधी लाइन में दो डबल बॉन्ड्स है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, दैट्स इट। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है, हमने उसको पहले ही कर लिया। अब यानी डबल बॉन्ड तो रेजोनेंस में जा सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट घूमते रहते हैं। याद रखना इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, यहाँ तो हम बिल्कुल धीरे धीरे दिखा देंगे, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, हमारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें दिखाई दे, हम मान ले कि चलो यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, वरना ये तो दिखाई भी नहीं देता, इलेक्ट्रॉन के एटम ही दिखाई नहीं देता। अब दूसरा कंजुगेशन देखो कैसे हो सकता है, पाई बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है और एक कार्बन है जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है देखिए, है ना, और ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ आ जाए तो यानी इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, ये वाला तो इसी कार्बन के पास रहेगा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यही रहने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव इस पे आ जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। तो इस तरह से यानी खाली ऑर्बिटल हो और साथ में डबल बॉन्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड हो, तो भी वो कंजुगेशन कर सकता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, यहाँ उसी एग्जाम्पल को मैंने एक्सटेंडेड किया है, ये डबल बॉन्ड इधर आया, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये इधर आएगा, इसका मतलब क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला जाएगा इस पॉजिटिव वाले के पास, देखिए कितना दूर जाएगा, है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव वाले के पास आ गया, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव बनेगा और इसका पॉजिटिव चला जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। पहले इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर आया है तो इसी कार्बन का ना, गया कहीं नहीं है, बस थोड़ा सा रिप्लेस हुआ है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब आगे देखिए जरा, ये वापस चला जाए तो वापस ऐसा बन जाएगा, या फिर हम इसको सिंपल करके ऐसा दिखा सकते हैं, देखिए ये डबल बॉन्ड इधर आया तो इससे डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और ये इधर चला गया, दोनों चीजें सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, ये ऐसा है, ये वाला ऐसा है और ये वाला ऐसा है, बस इसमें ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रखा है मैंने कि यहाँ ऑर्बिटल खाली हो गया, पहले ये वाला ऑर्बिटल भरा हुआ था, इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ एक खाली ऑर्बिटल ये है, बाद में ये बॉन्ड जब इधर बना तो खाली ऑर्बिटल इधर रह गए, पाई बॉन्ड बन गया, दैट्स इट। हाँ बेटा, क्लियर है ये सबको, ये रेजोनेंस भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल है, ये वाले एग्जांपल रट लो, दूसरे एग्जांपल समझ आ जाएंगे आपको, और ये वाले याद नहीं रहेंगे तो दूसरे वाले तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाले, ये याद रख लेना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नोटबुक रखिए साथ में। ठीक है, और आज हमारी जीओसी फिर खत्म हो जाएगी, जो मोटी मोटी जीओसी है वो हम ऊपर ऊपर से इसको कर चुके हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, लोट्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, रिएक्शंस भी कीजिए जो हमने की थी हाइड्रोकार्बन्स की, सारी की सारी, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं बनेगा। अब नेगेटिव वाला देखो, नेगेटिव चार्ज के साथ भी कंजुगेशन हो सकती है, नेगेटिव चार्ज के साथ कैसे होगी, क्या ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड अगर इधर आया तो इस कार्बन पे 2 नेगेटिव आ जाएगा। याद रखना इलेक्ट्रॉन बहुत सेलेक्टिव सा, सेंसिटिव सा होता है ना, 2 नेगेटिव कभी नहीं बनाता इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि एक नेगेटिव एक और ठोक दिया, नहीं, तो फिर क्या होने वाला, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, ये एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखे और दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ भेज दे, तो इसका नेगेटिव तो चला गया। अब यहाँ भेजेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आना चाहिए, पर ये कार्बन क्या करता है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भेज देता है, ये वाला तो इसी के पास रहेगा और ये वाला भी यहाँ भेज देता है, तो यानी ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए, इस पे आया नेगेटिव, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड और इसका नेगेटिव चला गया।
तो डबल बॉन्ड ही रोटेट हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड और ये वाला टूट जाएगा बस। फिर फर्दर ये वाला वापस इधर आएगा और ये वापस इधर आ जाएगा। और देखो यहाँ इन्होंने जो ऑर्बिटल दिखा रखा है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यही ऑर्बिटल जो है इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा जो डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा जो नेगेटिव चार्ज। ऐसे करके होता है। समझ में आ गया बेटा सबको? यानी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो दोनों रेजोनेंस बना सकते हैं। डबल के बाद सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो यहां उसी चीज को मैंने फिर से समझा रखा है। दैट सेम थिंग इज देयर। ये नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ, है ना, और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाला यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो गए। यहाँ इकट्ठा हो गए तो ये ऑर्बिटल भर गया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया कार्बन और वो डबल बॉन्ड वाला बन गया। सेम उसको सीधा दिखाना है तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। रिवर्स में करना है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा और डबल बॉन्ड वापस इधर आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा। सिंपल करके भी दिखा सकते हो। अब रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा रखा है, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होता है, CH2 CH CH2। अब ये याद रख लो भी, रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 CH2 यानी आधा नेगेटिव इस पे रहेगा, आधा नेगेटिव इस पे रहेगा, ये याद रख लेना। ओवरऑल मॉलिक्यूल नेगेटिव था ना, तो आधा नेगेटिव इस पे, आधा नेगेटिव इस पे, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कभी आधा इस पे आधा इस पे, यानी कि हाफ बॉन्ड है भाई, हाफ बॉन्ड। ये होता है असलियत में, मतलब इलेक्ट्रॉन इतना स्पीडली ऐसे घूमते हैं, हम नहीं कह सकते कि वो इसके पास डबल बॉन्ड बना रहा है या वो इसके पास डबल बॉन्ड बना रहा है, हम नहीं कह सकते। वो इतना तेजी से घूम रहा है तो वो दोनों पर साइमल्टेनियस, जैसे पंखे के पंख जब घूमते हैं तो वो तीनों पंख ऐसा लगता है कि सारे एरिया में तीनों पंख दिखाई देते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही। समझ गए? मैंने लीव करके ज्वाइन भी किया, मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती। किस किस को ब्लैंक हो रही है अभी मेरी स्क्रीन? और भी है कोई? सिर्फ आपको ही हो रही है बेटा और बाकी किसी को नहीं। शिवानी को ब्लैंक हो रही है। और भी है कोई स्टूडेंट? एनीथिंग एल्स? या सब सो गए बाकी के? नो सर। नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। एक आधी बार और ज्वाइन कर लेना, रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। तो पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर OH। ये एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए बस। देखो नीचे बनाओ बहुत अच्छा एग्जाम डायग्राम। तो ये OH था, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा जिससे कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड बना दिया तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था, है ना। और यहाँ डबल बॉन्ड था ऑलरेडी, तो इसका इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। फिर फर्दर क्या होगा, अब ये स्टेबल नहीं है तो ये वापस इधर जाएगा और ये वापस इधर जाएगा। अब बड़ी बात, एक क्वेश्चन आता है, जब ये स्टेबल ही नहीं है तो बन क्यों रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? देखो इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में होते हैं, है ना। आपको सामने दीवार है, आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, क्या लगता है आपको गाड़ी दीवार पार कर जाएगी, दीवार में ठुकेगी ना, तभी रुकेगी, ऐसे तो नहीं रुकने वाली। पता है कि अचानक से आपको दीवार दिखाई देगी। ये वैसा ही है, इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं और उनको दूसरा इलेक्ट्रॉन का खाली, दूसरे एटम का खाली ऑर्बिटल दिख जाता है, तो वो स्पीड से जाते जाते उसके पास पहुंच जाते हैं। गलती से नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बन पर, अभी स्टेबल नहीं है, वो वापस लौटते हैं दूसरी तरफ, फिर से डबल बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि वो रोटेशन इतना फास्ट कर रहे हैं कि रोटेशन बार बार होता रहता है, लेकिन स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, स्टेबल वाला ये वाला होगा, याद रख लेना, दिस वन इज स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल, ये भी रेजोनेंस दिखाते हैं। हाँ व्योम बेटा क्या कह रहे हो? तो एक बार बैक करना। ओके, ये लो। सर ये ग्रुप में भेज देना। क्या बेटा? सर ये PDF। PDF ऑलरेडी शेयर्ड है, ये ऑलरेडी शेयर्ड है PDF। ये मैं बताता हूँ आपको कौन सा लेक्चर है ये, GOC का लेक्चर नंबर 9 आएगा रेजोनेंस का, ठीक है। ऑलरेडी शेयर्ड है ये, हम कहाँ थे, गायब हो गया। सर डन। ठीक है,
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल, इन दोनों के बीच में डी रेजोनेंस बनता है। तो कैसे बनता है, चलिए वो देखते हैं। ये थ्योरी पढ़ने का आपको फायदा नहीं है, ध्यान रख लेना, सीधा आपको क्वेश्चन डायरेक्टली, ये सब आप चीजें सुन चुके हैं तो आसानी से पता लगेगा। देखो अब फ्री रेडिकल में हमें थोड़ा गड़बड़ लगती है। ये है फ्री रेडिकल, यानी ये कार्बन है जिसके पास 2 बॉन्ड ये रहे, तीसरा बॉन्ड ये रहा, चौथा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री पड़ा है ना। इधर डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो क्या ये पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट होने वाला? नहीं, बस यही फर्क है इसमें। ये 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये यहां आ जाएगा, यहां पर, और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसके साथ बॉन्ड बन गया तो यहां तो ये रहा नहीं, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, तो यहां इस कार्बन के पास ये वाला अकेला इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये फ्री रेडिकल बन गया, देखो, है ना। ये मैंने एक चीज बना रखी है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि मैंने ये 2 डबल बॉन्ड था, यहां पर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, तो हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ की बजाय इसके साथ शेयर हो जाता है, बस। तो बॉन्ड इधर आ गया तो ये फ्री रेडिकल बन गया। समझ में आया? सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि इस इलेक्ट्रॉन को इसके सेंटर में यहां रख दो, इस इलेक्ट्रॉन को यहां सेंटर में रख दो, ये इलेक्ट्रॉन है सेंटर वाले कार्बन का, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां से शेयरिंग हटा के वो यहां जोड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड इधर आ गया, फ्री रेडिकल ये बन गया। कितना आसान है देखो, जबकि लगता है ऐसे कि पता नहीं इलेक्ट्रॉन क्या ही करता होगा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है ना। तो ये आधा एरो दिखा रखा है, ध्यान देना भाई, आधा एरो, हाफ हेडेड एरो, फुल हेडेड पूरा हेड होगा एरो का, हाफ हेडेड हाफ हेड होगा एरो का। तो हाफ हेडेड एरो का मतलब है ये होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब, होमो मतलब सेम, दोनों कार्बन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बांटते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बांटते हैं। अगर दोनों एक ही कार्बन के पास चले जाए तो हेट्रोलिटिक, एक पे नेगेटिव आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये फ्री रेडिकल फिर से बन गया। अब ये वापस क्या होता है, ये फ्री रेडिकल फिर से इसके साथ शेयर हो जाता है, इसके साथ फिर से बॉन्ड बना लेता है, तो ये वाला कार्बन फिर से फ्री रेडिकल बन जाता है, ऊपर वाला केस आ जाता है। बीच वाली स्टेज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई गई, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, सिंपली आप ये कह सकते हैं, या फिर हाइब्रिड बना सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, फ्राई रूल क्या कहता है, ठीक है। देखिए फ्राई रूल कहता है कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंजीन रिंग होंगी ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बेंजेनोइड फॉर्म के अंदर रिंग्स जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग्स इन द बेंजेनोइड फॉर्म। बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने किया था, ये आपको ही मैंने करवाया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक कार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बेंजीन अगर ज्यादा मिलेंगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कोई पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होगा तो जिसमें बेंजीन ज्यादा होंगी उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये फ्राई रूल है, ठीक है, नाम अलग है, लेकिन ये तो हमें पता है कि बेंजीन ज्यादा होंगी तो पॉलीसाइक्लिक, एक से ज्यादा साइक्लिक कंपाउंड है उनमें बेंजीन 3-4 है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट डायरेक्शनल होता है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो किसी भी डायरेक्शन से शुरू हो सकता है, बस इतना सा फर्क है। अब बात आती है भाई क्वेश्चंस की, तो इसमें ऊपर और कुछ नहीं है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब जितना ज्यादा कोई मोलिक्यूल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है और रेजोनेंस हाइब्रिड उसका जितना ज्यादा स्टेबल होता है। हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर, वो पंखे के पंख सारी तरफ घूम रहे हैं जिसमें डॉटेड लाइन लगाते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं, वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब हम क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, सीधी सी बात। अब ये क्वेश्चंस देखिए क्या हो रहा है। डज दिस मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस, क्या दिखाएगा? ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों दिखा सकते हैं। डबल, सिंगल, डबल, देखिए जरा कहां बन रहा है। कार्बन कार्बन की चेन ये रही, कार्बन वाले में बनेगा, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा सिर्फ, या नेगेटिव चार्ज, है ना। किसमें नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, किसमें? सिग्मा, इसमें रेजोनेंस में। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इधर आएगा, इसके बीच में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, इसके साथ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यही रहने वाला है। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये टूट गया, इस पे आ गया पॉजिटिव। फर्दर अब इस कार्बन पे नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन ये बॉन्ड इधर छीन देता तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स इट, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। फर्दर ये वाला वापस जाएगा, ये वाला बॉन्ड वापस जाएगा, और पहले वाली स्टेज यानी ये वाली स्टेज फिर से बन जाएगी, दैट्स इट। समझ में आ गया सबको? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिए, इलेक्ट्रॉन घुमाना सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, याद रखना, फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मॉलिक्यूल कहाँ गया कैसे गया। ऑर्गेनिक बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, लिख कर देखो तो बहुत आसान लगती है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ऑर्गेनिक की, सच में बोल रहा हूँ, बहुत आसान लगेगी, ठीक है। और अगर लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल लगती है।
यस, ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है इसका। डज दैट मॉलिक्यूल गिव रेजोनेंस? क्या ये रेजोनेंस देगा? ये हमने अभी भी किया था, याद है? OH लोन पेयर और डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस दिखाते हैं, तो ये हम कर चुके हैं। यस, इट विल ऑल्सो शो। क्लियर है सबको? वही क्वेश्चन आ रहा है, सेम, है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा। इट विल ऑल्सो शो। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है कार्बोनेट आयन। बहुत बढ़िया आयन है Na2CO3। इसके बहुत सारे वो होते हैं, देखो Na2, दूसरा पेन लेता हूं, Na2CO3। क्या होता है भाई Na2CO3? पता है किसी को? Na2CO3 व्हाट इज दैट? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? कपड़े धोने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने वाला सोडा, Na2CO3, है ना? एक NaHCO3 होता है, NaHCO3। क्या होता है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर नहीं है ना? वॉशिंग सोडा। और ये क्या होता है? अरे उल्टा बोल दिया क्या मैंने? वॉशिंग सोडा तो वो था। क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ये होता है बेकिंग सोडा, और ये होता है वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला। पहले क्या करते थे, जब सर्फ वगैरह नहीं होते थे तो इसी को यूज किया करते थे। वॉशिंग सोडा के अंदर थोड़ी देर कपड़ों को भिगो के रख देते थे और उसके बाद में उसको साफ कर लेते थे। आजकल इससे अच्छे वॉशिंग वाले हमारे पास केमिकल्स हैं जो वॉश करते हैं हमारे कपड़ों को, तो इससे अच्छे वाले केमिकल्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा है। दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई? ये दोनों हट जाते हैं, CO3 2 नेगेटिव आयन देते हैं। CO3 2 नेगेटिव आयन को बोलते हैं कार्बोनेट आयन। लिखा हुआ है वहां पे कार्बोनेट आयन। ठीक है, नीचे बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, दोनों लिख रखे हैं सोडियम कार्बोनेट। उनके नाम भी लिखे हुए हैं मैंने, जो फिर से लिखे हैं, है ना? ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसे। और ये होता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन लगेगा तो बाइकार्बोनेट, दोनों अलग अलग चीजें लगी हुई है ना? अगर दोनों सोडियम है, सेम है, तो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, ये नाम होते हैं। तो इन दोनों में यहाँ से Na चला जाता है, यहाँ से Na चला जाता है, तो CO3 पर 2 नेगेटिव बन जाता है। यहाँ अगर Na चला गया, यहाँ से H चला गया, तो ये CO3 पर 2 नेगेटिव बन जाता है। एक और चीज होती है H2NH2CO3, ये होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब ये क्या होता है? ये एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, अब देखिए जरा ध्यान से, इसके अंदर क्या क्या है पता है? वाटर है प्लस CO2 है। क्या बना? H2CO3। दोनों को कंबाइन करके देख लेना, यही बनेगा। अब जब आप ब्रीवेजेस पीते हो ना, गर्मियों में ठंडा पीते हो, ठंडे की बोतलें पीते हो, है ना? डर के आगे जीत है, फलाना धिमकड़ा, पता नहीं क्या क्या ऐड आती है, वो आप देखकर पी तो लेते हो। उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड ठूस ठूस के। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हमारी बॉडी में, पानी तो है ही ऑब्वियस है, 60 से 70% पानी होता है हमारी बॉडी में, तो पानी के साथ मिक्स आउट होकर बनाता है H2CO3। आप कहेंगे हम भी तो सांस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, बेशक, लेकिन हम सांस से इतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल रहे, और हमारी बॉडी में इतना होता भी नहीं, जितना जमा होता है वो निकल जाता है। थोड़ा बहुत तो फिर भी हमारी बॉडी में कार्बोनिक एसिड होता है, बट जब आप ठूस ठूस के जबरदस्ती कार्बन डाइऑक्साइड पियोगे तो कार्बोनिक एसिड बढ़ जाता है। बढ़ गया। अब उसके बढ़ने से क्या होता है? ये एसिड हड्डियों को डिसोल्व करता है। हड्डियों को कैसे? हमारा खून जो है, ब्लड जो है, उसके अंदर हड्डियां, हड्डियों की फर्स्ट लेयर जो होती है वो उतरती रहती है, वापस चढ़ती रहती है, उतरती रहती है, वापस चढ़ती रहती है। रोज नया प्लास्टर करता है बॉडी, रोज नया प्लास्टर बॉडी हड्डियों के ऊपर। थोड़ा सा पिघल दिया, घिसा दिया, उसको चमका दिया, फिर ऊपर एक और लेयर चिपका दी, फिर से घिसा दिया, फिर लेयर चिपका दी, फिर से। सारा दिन यही काम चलता रहता है बॉडी में। इसी वजह से हमारी हड्डियां, ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे तक साथ देती है, तो इसी वजह से देती है। अगर वो एक बार बनने के बाद दोबारा खत्म ही ना हो, दोबारा डिसोल्व होके वापस ना बने, तो बुढ़ापे तक तो नहीं चलेंगी। तो कार्बोनिक एसिड वही काम करता है। कैसे? इसका मतलब हड्डियों से जो कैल्शियम होता है, हड्डियों में कैल्शियम और फोस्फोरस दो चीजें होती है। जनरली बच्चों को याद होता है सिर्फ कैल्शियम है हड्डियों में, फोस्फोरस भी होता है बहुत बड़े अमाउंट में। तो जो कैल्शियम होता है, कार्बोनिक एसिड उसके साथ में जुड़ जाता है। देखो भाई, H2 तो उड़ गया, तो इसके साथ Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, ये दोनों भाई जो है बॉन्ड बना के बैठ जाते हैं। अब ये अगर दोनों बॉन्ड बना के बैठ गए, Ca2 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, इनके बीच में बन गया बॉन्ड, और ये होता है सॉलिड, और इनका बॉन्ड होता है बहुत पक्का।
कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है पता है? संगमरमर का पत्थर जो होता है ना, संगमरमर का पत्थर, वो यही होता है CaCO3। व्हाइट कलर का कोई भी पत्थर अगर आप देखते हो, स्टोन जो मार्बल घरों में लगता है व्हाइट कलर वाला, वो प्योर यही होता है। अगर व्हाइट की जगह कोई और अलग कलर का आपके पास स्टोन है, आपके घर में स्टोन है, हम देखते हैं ब्लैक भी आता है, तो उनमें इम्प्योरिटीज होती है, इसकी वजह से वो कलर उसका बदल जाता है। लेकिन सब में बेसिक कंपाउंड यही होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जब आप वो पीते हो ना, डर के आगे जीत है, तो वो हमारी हड्डियों में डिजोल्व कैल्शियम तो हमारे ब्लड में घूमता रहता है, क्योंकि वो हड्डियों पर चढ़ता और उतरता रहता है। लेकिन आपने कैल्शियम को कर लिया बाउंड, वो कार्बोनिक एसिड से CaCO3 कार्बोनेट में बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद अब क्या होगा? किडनियां इसको बाहर निकाल देंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अगर ये किडनियों में गलती से जम गया तो पत्थरी भी हो जाएगी, स्टोन जिसे बोलते हैं। किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी होता है ना। ऑक्सैलिक एसिड होता है एक, ऑक्सैलिक एसिड जो कि टमाटर में मिलता है और कई चीजों में मिलता है, वो कैल्शियम को वो भी जोड़ लेता है, और वो जोड़ने के बाद में क्या करता है, किडनियों के अंदर वो जमा हो जाता है। या फिर ज्यादा ठंडा पीने से भी किडनियों में जमा हो जाता है। दूसरा, ज्यादा ठंडे ब्रिविजर पीने से आंतें सड़ जाती हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है वो सड़ने लग जाती है। उसमें क्या क्या होता है पता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हड्डियां कमजोर करती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है उसके अंदर मीठा। और वो मीठा कौन सा होता है पता है? आर्टिफिशियल शुगर होती है वो। असली वाली चीनी नहीं डालते वो लोग, आर्टिफिशियल शुगर। और वो हाईली आपको ब्लड शुगर दे सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठी होती है आपके शरीर के लिए, जबकि आपकी जीभ को इतना मीठा महसूस नहीं होता, क्योंकि एक तो पहले से चिल्ड होता है। चिल्ड ज्यादा ठंडा होने की वजह से आपको मीठा फील नहीं होता। तो एक वो होती है। तीसरा उसमें क्या होता है? कलर होता है, क्योंकि हर एक ठंडे की बोतल का कलर अलग है। कौन सा कलर? सिंथेटिक कलर होते हैं। होली पे जो रंग मुंह पे लगाते हो वो खा रहे हो आप लोग, समझ लो कुछ वैसा सा, है ना। स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, कुलदीप बेटा रिफ्रेश कीजिए स्क्रीन, आई थिंक सबके सामने। फिर उसके बाद में क्या होता है? प्रिजर्वेटिव होते हैं भाई। वो बैक्टीरिया वायरस ना हो जाए, उसके उसके अंदर पानी तो होता ही, तो बैक्टीरिया वायरस ना हो जाए उनसे बचने के लिए प्रिजर्वेटिव डालते हैं। बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए जो स्प्रे की जाती है खेतों में, ये समझ लो उसका कुछ अमाउंट जो है वो ठंडे की बोतल में डाल दिया जाता है, कुछ अमाउंट लिटिल सा। इसके अलावा उसमें कुछ होता ही नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कचरे वाली चीजें होती है, जिसकी आपको रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ जीभ का स्वाद होता है, अंदर जाने के बाद वो सबसे बड़ा कूड़ा है, गंदगी खा रहे हो समझ लो। फिर भी हम लोग तो डर के आगे जीत है। समझ गए ना ये क्या चीज है? अब बात करते हैं कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस कैसे चलता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड, ये रहे। इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, सॉरी 3 लोन पेयर हैं और एक बॉन्ड है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 6 के 6 लेके बैठी है ये। लास्ट शेल में 6 होते हैं, वैसे 8 होते हैं, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 है इसके पास। तो एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड वाला कहां से आया? एक्स्ट्रा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये केमिकल बॉन्ड जो बना रखा है ये भी एक्स्ट्रा है, तो नेगेटिव चार्ज। समझ गए ना? तो ये वाला यानी इसके पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो नेगेटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन बिल्कुल फिट बैठा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 4 ये रहे, 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास, 6 हो गए पूरे। शेयर तो कर सकता है, कोई बात नहीं, शेयर वाले तो दोनों में गिने जाते। अब ये डबल बॉन्ड जब इधर जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, सॉरी, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इसका एक लोन पेयर ये घट गया। अब इसके पास डबल बॉन्ड हो गया और 2 लोन पेयर हो गए, और इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया और नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये बॉन्ड यहाँ से चला गया। अब फिर से 2 ऑक्सीजन ऐसी हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज और 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑक्सीजन ऐसे जिसके पास डबल बॉन्ड, वही कंडीशन फिर से आ गई ना। अब ये वाला नेगेटिव भी यहाँ कर सकता है, ये वापस डबल बॉन्ड इधर जा सकता है ना। इस तरह से ये रेजोनेंस तीनों, ये दोनों ऑक्सीजन ऐसा कर सकती है। एक बार ये डबल बॉन्ड बनाएगी तो ये इधर जाएगा, और उसके बाद ये वाली डबल बॉन्ड बनाएगी तो ये इधर चला जाएगा। ये देखिए मैंने दूसरा और तीसरा भी रेजोनेंस बना रखा है। अब आप अपनी नोटबुक में बनाइए, अच्छे से बनाइए, ठीक है? क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। नहीं आया? ठीक है, चलो मैं दोबारा से बताता सर हूँ। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन ही नहीं आ रही? अरे फिर कैसे आएगा बेटा स्क्रीन का? भाई किसके और किसी को इशू है स्क्रीन का? एक कुलदीप बेटा आपका क्लियर हो गया स्क्रीन का दो इशू? सर। और किसी को नहीं है? ठीक है। आप
फिर से रीजॉइन सर कीजिए। आ गया। आ गया, चलो ठीक है। ठीक है, तो फिर से बताऊं क्या इसको? देखो यहाँ बता देता हूँ, चलो रफ उसमें करके। सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, डबल बॉन्ड है, इसके सारे पूरे हैं। यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था और 2-2 लोन पेयर थे। मान लो कुछ भी हो, हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, एनीथिंग एल्स, तो 2-2 बॉन्ड इन ऑक्सीजन के भी पूरे थे और साथ में 2-2 बॉन्ड भी पूरे थे और 2-2 लोन पेयर भी पूरे थे दोनों के। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए। एक्चुअल में तो एक ही आया, क्योंकि एक तो उसका था ही, एक एक्स्ट्रा आ गया, एक एक्स्ट्रा आया तो नेगेटिव चार्ज बन गया। इधर से भी जब हाइड्रोजन उड़ेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, तो यानी एक ऑक्सीजन का और एक एक्स्ट्रा आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बन गया। तो ये भी 3 लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज विद 1 बॉन्ड पेयर। ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है, तो ये डबल बॉन्ड, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है एक बॉन्ड छीन लेती है, याद रख लेना, बहुत बार ऑर्गेनिक में हम ये पढ़ चुके हैं। तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन छीन लेगी, ये कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पास में, बट एक तो पहले से था ऑक्सीजन के पास ही, शेयर था बस, वो ऑक्सीजन के पास था, तो एक ही एक्स्ट्रा है, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे आना चाहिए पॉजिटिव, बट यहाँ पर नहीं आता पॉजिटिव। साइमल्टेनियसली कोई एक ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर उसको दे देती थी। इसके पास 3 लोन पेयर थे ना, एक दे दिया, मतलब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कार्बन को दे दिया, कार्बन पे पॉजिटिव नहीं आएगा, और ऑक्सीजन ने शेयर कर लिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था तो एक एक्स्ट्रा दे दिया, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, ये ऑक्सीजन बन गई डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन 3 पेयर के साथ नेगेटिव ही रहेगी। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इधर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, सेम कंडीशन आ गई, कोई फर्क ही नहीं है। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर से अपना बॉन्ड लेगी, तो ये ऑक्सीजन हो सकता है अपना बॉन्ड पेयर वापस दे दे। तो नेक्स्ट, अब देखिए जरा नेक्स्ट, यही बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, कार्बन ऑक्सीजन पर, अब ये इसने डबल बॉन्ड वापस ले लिया, तो ये इसके पास 3 लोन पेयर फिर से आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऑलरेडी 3 लोन पेयर के साथ में नेगेटिव चार्ज में बैठा हुआ ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया था, तो इसके पास डबल बॉन्ड बन गया और 2 लोन पेयर आ गए। अब ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हैं, सेम कंडीशन ये ऐसे चलती रहती है। तो 2-2 ऑक्सीजन है, देखिए एक डबल बॉन्ड है और 3 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पर रोटेट करते रहते हैं, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये H पॉजिटिव आयन को आसानी से छोड़ देता है, इसीलिए ये एसिड है, हालांकि ये वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड, अगर दोनों तरफ H लगा हो तो। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और ये आप बनाकर जरूर देखिए, बिना बनाए याद नहीं होगा, ये याद रख लेना, है ना। क्या हुआ भाई, मेरा नेटवर्क चला गया क्या? मेरी स्क्रीन गायब, अरे मेरी स्क्रीन गायब हो गई, नेटवर्क नहीं गया भाई मेरा, वो जो आपके सामने स्क्रीन शेयर होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर है, वो ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया, वो हैंग हो गया, है ना। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा कौन सा लेक्चर है। ठीक है, यस नाउ इट इज अगेन शेयर्ड। देखिए भाई शेयर है सबको स्क्रीन? जी सर। आ गई, ठीक है। ठीक है, आ गई, ओके। अब आगे बढ़ते हैं जरा, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, तो भाई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा, ये अब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, डज दिस मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस, क्या ये रेजोनेंस दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है, डबल बॉन्ड हो है, देखिए डबल बॉन्ड हो, ये इधर जाएगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर से डोनेट कर देगी, 3 लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये वाली ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकती है, कोई भी कर सकता है, और ये है क्या, NO3 1 नेगेटिव, देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो गया न्यूट्रल, तो एक नेगेटिव बच गया, तो इसलिए NO3 पर 1 नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई देगा, तो ये दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है, ये भी रेजोनेंस दिखाता है, NO3 नेगेटिव, ध्यान से इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब कीजिएगा इसका, इट विल शो। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये जनरल चीजें बता रखी हैं, कंट्रीब्यूशन कौन कौन करता है, कैसे कैसे करता है, रीड नीड नॉट टू रीड दैट, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ देखो, अब हमारे पास फिन ऑक्साइड आयन है, फिनोल था PH,
के साथ अगर OH लगा दें, यानी बेंजीन रिंग के साथ अगर आप बेंजीन रिंग के साथ में OH लगाते हैं तो ये तो फिनोल। फिनोल के अंदर, अब देखिए फिनोल के अंदर से अगर H पॉजिटिव आयन उड़ा देते हैं तो ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव चार्ज, मतलब 3 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के पास, है ना, नेगेटिव चार्ज के साथ। तो ये क्या करता है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है आसानी से। और बेंजीन याद रखना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर भी होते हैं, दोनों होते हैं। बट एक्सेप्टिंग नेचर बेंजीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, एक्सेप्टिंग नेचर ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी बेंजीन, ऑब्वियस है ना। तो देखिए बेंजीन क्या करती है, एक लोन पेयर यहाँ एक्सेप्ट किया, डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको बना के दिखाऊंगा, आप मेरे साथ बनाएं, आपको मजा आएगा बनाने में, है ना। बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाने में शुरू में बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन बाद में बहुत मजा आता है इनको बनाने में। ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन विद 3 लोन पेयर। मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाने वाला हूँ इसमें जितने भी हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ बनाइएगा। ये नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड इस कॉर्नर पे आ जाएगा, मतलब एक्चुअल में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसी कार्बन के पास है, ये आप समझ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं एक ही कार्बन पर, मतलब एक्स्ट्रा तो एक ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, मतलब ये कार्बन बन गया नेगेटिव। ऑक्सीजन ने बना लिया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूज हो गया डबल बॉन्ड बनाने में, एक बॉन्ड बना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 2 लोन पेयर ऑक्सीजन का बच गया। अब ये न्यूट्रल है ऑक्सीजन, बट कार्बन की चेन नेगेटिव होगी। बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है ना। अब नेक्स्ट देखिए, ये नेगेटिव आयन जो है वो कार्बन पर ज्यादा देर नहीं रहेगा, तो ये यहाँ नेक्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो वो नेक्स्ट वाले बॉन्ड को उसके नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर भेज देगा। तो फिर से वही प्रोसेस, ये डबल बॉन्ड हो 2 लोन पेयर के साथ ऑक्सीजन, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे फर्दर ऑन, सिर्फ जिस जगह पर चेंज होगा वही चेंज आपको ध्यान रखना, बाकी सब सेम रखना है। तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये देखिए ये वाला लोन पेयर इधर आ रहा है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये बॉन्ड जो था ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गए, तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन आप अंदर भी दिखा सकते हैं बाहर भी, वो बस लगना चाहिए कि इसी कार्बन के पास बैठे, है ना। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये अब ये फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ बनाएगा तो ये नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं अब। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेम टू सेम, है ना। तो ये डबल बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर्स। फर्दर ऑन यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, यहाँ अब एक नया डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं। यस बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना। समझ में आपने डेफिनेटली पहले भी कर रखे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ साथ बनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन वापस अपना डबल बॉन्ड छीन लेगा, जिससे फिर से वही कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, पूरा एक सर्कल हम चला देंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है 3 लोन पेयर्स के साथ, 3 लोन पेयर के साथ। देखो पहले और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या फर्क है यार, डबल बॉन्ड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है ना, यहाँ इस तरफ खाली है, वो उस तरफ चला गया, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन घूम गए। कितने स्ट्रक्चर बने, 3 और 2 5, और वापस पहले वाली स्टेज आ गई। अब आप कहेंगे सर पहले वाली तो तब आएगी जब इसको वापस रोटेट करोगे, एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमते हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे वो अपनी जगह पर वापस स्टेबल हो गए, तो एक यानी एक सर्कल घूम गया। तो एक सर्कल घूमने में 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लगे, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यस, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया सबको। अब देखिए जरा, जितने कैसे कैलकुलेट करें, क्या कोई फॉर्मूला बना सकते हैं इसे कि कैसे कैलकुलेट करें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जितने आपके पास में पाई बॉन्ड है और जितने नेगेटिव चार्ज है उनको काउंट कर लो, ठीक है, और उसमें एक ऐड कर दो, एक एक्स्ट्रा। तो हमारे पास 3 पाई बॉन्ड थे, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, 4 हो गए, एक ऐड कर दिया 5, खत्म। समझ में आया सबको। इस रूल को अप्लाई करके देखना कहीं सब पे अप्लाई होता है। यस, क्लियर है बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो।
रिपीट, देखो जितने डबल बॉन्ड है, जितने डबल बॉन्ड है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रेजोनेंस से बाहर बैठे हैं उनको मत काउंट करने लग लेना। मतलब सिंगल डबल जो क्या है आपस में अल्टरनेट में है, और नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड सबको जोड़ लो, यानी या लोन पेयर कह लो उसे, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखो लोन पेयर, लोन पेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्लस नेगेटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है ना, प्लस पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, है ना, पाई बॉन्ड, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इन सबको जोड़ लो और इसमें जोड़ दो 1, इक्वल होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे वो ये होंगे, लोन पेयर को जोड़ो, पाई बॉन्ड को और नेगेटिव चार्ज को, बट कौन से जोड़ने हैं, वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतनी सी अकल तो लगानी पड़ेगी कि ये वाला इसमें हिस्सा ले रहा है कि नहीं ले रहा, है ना। कहीं फालतू के जोड़ दो, अब ऑक्सीजन के पास में तो 3 लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज एक ही है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बाकी के 2 लोन पेयर और बच गए। तो आप एक नेगेटिव चार्ज वाला लोन पेयर, 2 लोन पेयर ऑलरेडी है, टोटल 3 लोन पेयर, तो ये काउंट कर लिए, और 3 पाई बॉन्ड है, 6 कर लिए, 6 + 1 7। तो इसी को आप 7 बना के आ जाओ। तो भाई पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूले ऐसे अप्लाई नहीं करा करते, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसको फिर अप्लाई करके देखना सही आता है कि नहीं। क्लियर है बेटा? ये काम आती है टेक्निक जब बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बनते हैं, तो हम पाई बॉन्ड और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को काउंट करके +1 करके डाल देते हैं, ले भाई खत्म, ठीक है, ऐसा करके होता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये मैंने देखो ये वही चीज यहाँ पर बना के दिखा रखी है जो मैंने पिछले वाले डायग्राम में बना के दिखाई थी, है ना। दोनों में सेम है, तो कोई फर्क नहीं है, याद रख लेना। पीछे जो हमने ये बना रखे थे यही चीज मैंने वहां बना रखी है ना। तो ये देखिए अब जरा, ये चीज सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं, बट इसमें मैंने एक और चीज बनाई है, 5 हो गए टोटल। ये देखो रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है तो नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और नेगेटिव मैंने सेंटर में बना दिया। ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब पंखे के पंख हर जगह है, इलेक्ट्रॉन हर जगह घूम रहे हैं, ऐसे घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते, सारा दिन घूमते रहते। और अगर आप यहाँ पर भी ऐसे बना दो डबल बॉन्ड ऐसे डॉटेड, तो ये सबसे बेस्ट है ना। हालांकि मैंने इसको परमानेंट ही दिखा दिया। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में ऐसे घूमते रहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा? ये होता है रेजोनेंस। असली स्ट्रक्चर तो यही है, बट ऊपर के स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं हम? हाइपोथेटिकल है, सोच है हमारी, हम सोचते हैं कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेगा, बट वो तो बहुत फास्ट है, घंटा रुकेगा कुछ देर के लिए। इसके बिना फिर हम लिख नहीं सकते, जो चीज घूम रही है, जो मोशन में है, उसको कहीं तो स्टेबल दिखाना पड़ेगा। अब एक जगह पे स्टेबल नहीं दिखा सकते, तो इसलिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं रेजोनेंस के। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो एक जगह पर तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, है ना। चलिए ये रूल है रेजोनेंस वाले रूल्स, चलो थोड़े से रूल पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेटर रिवाइज हो जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड मोर स्टेबल देन एनी वन ऑफ इट्स कैनोनिकल फॉर्म। हाइब्रिड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाइब्रिड वाला, ठीक है, जो किसी काम का नहीं होता लेकिन असली स्ट्रक्चर यही होता है। और बाकी के स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, रेजोनेटिक फॉर्म्स भी बोल सकते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म एक ही बात है, ये किसी काम की नहीं होती, इमेजिनरी होती है, हमारे दिमाग की दही बना रखी होती है हमने। रेजोनेंस हाइब्रिड असली स्ट्रक्चर होता है, लेकिन असली स्ट्रक्चर कभी काम नहीं आता, ठीक है, और कैनोनिकल फॉर्म ही काम आती है। ये तो है एक सच्चाई, और सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है। दूसरा रूल देखो, स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा पाई बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड, जितने ज्यादा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड 10 है, 20 है, ज्यादा है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। कोवेलेंट बॉन्ड कम है तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम है, याद रखना। ऑब्वियस है ना, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बड़ा सारा राउंड मिलता है ना, बहुत बड़े राउंड के बाद इलेक्ट्रॉन घूम के आता है, स्टेबल रहेगा। और अगर मान लो वो एक बार इधर घुमा वापस आ गया, इधर घुमा वापस आ गया, तो उसके साथ रिएक्शन करवाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो इधर उधर ही घूम रहा है। बट वो लंबा राउंड लगा के जाता है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करवाएंगे तो हो सकता है दूसरे कॉर्नर पे बैठा हो, और हमने अटैक इस साइड से करवा दिया, बॉन्ड नहीं बनेगा। इसलिए स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन जो 1-2-1-2 खेल रहा है वो बॉन्ड जल्दी बना लेगा। समझ गए बेटा? ये स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट कीजिए, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट मार्क किया, शुड हैव टू लर्न दिस।
नॉन पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। पोलर वाले से नॉन पोलर वाला ज्यादा स्टेबल होता है भाई, जिसपे कोई चार्ज ना होना वो ज्यादा स्टेबल होगा, सीधी सी बात ये है, चार्ज नहीं होना चाहिए, सिंपल रूल है। तो फोर्थ रूल देखो क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट मोर स्टेबल होता है देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पोलर स्ट्रक्चर हो भले ही लेकिन कंप्लीट ऑक्टेट हो। देखो CH3 पर नेगेटिव चार्ज है, पोलर है, 8 इलेक्ट्रॉन है, बट 8 इलेक्ट्रॉन है। CH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, 3 खुद के हैं, 3 हाइड्रोजन के हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के। कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो गायब है ना। कैसे, ये देख लो जरा, ना समझ में आ रहा हो तो। CH3 ने 3 बॉन्ड बना लिए, चौथा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कार्बन के पास, नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो CH3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है या CH3 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? तो CH3 नेगेटिव वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इसका ऑक्टेट तो पूरा है, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को, 8 मिल रहे हैं बेचारे को। भले ही नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल ये भी नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल। यस, क्लियर है ये वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है ना बेटा? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल, और पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छीनता है अगर उस पे नेगेटिव है तो वो ज्यादा स्टेबल है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अगर उस पे पॉजिटिव है तो वो ज्यादा स्टेबल है। पांचवा पॉइंट सिंपल। छठा देखिए, सेपरेशन लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पास नहीं होने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पास होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी पास नहीं होने चाहिए क्योंकि वो रिपेल करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो सेम चार्ज दूर होने चाहिए, अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर उल्टा बन रहा है तो वो कम स्टेबल होगा। थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, घूम के वापस आ जाएगा, लेकिन वो कम स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए रूल है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्राइलियम आयन है भाई, है ना, RCO पॉजिटिव। RCO पॉजिटिव में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने अपने को, कौन सा ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल है, स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता है, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाएगा, बना लेगा लेकिन स्टेबल नहीं होगा। ऑब्वियस है, कोवेलेंट बॉन्ड भी काउंट कर सकते हो, उसमें 3 है इसमें 4 है ना। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करेंगे, ना कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है या कार्बन पर पॉजिटिव है। तो कोवेलेंट बॉन्ड 4 आ रहे हैं डेफिनेटली, तो इसका मतलब 4 वाला ज्यादा स्टेबल। द सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला। अब इसमें ये मत सोचना कि कार्बन के और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है स्टेबल नहीं होता है, कार्बन पर पॉजिटिव थोड़ा सा ऑक्सीजन के मुकाबले तो ज्यादा स्टेबल होगा, बट एट लीस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को पहले देखा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट देखिए, यहां पर लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथेन इज, सबसे कम स्टेबल कौन सा है नाइट्रोइथेन का, सबसे कम। लाइक चार्जेस यहाँ पास पास है, देखिए बाकी सब में एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस है, नेगेटिव पॉजिटिव पास है, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर है, नेगेटिव नेगेटिव दूर है ना। नहीं, यहाँ पर तो नेगेटिव नेगेटिव थोड़े से पास है, लेकिन इस केस में तो बिल्कुल ही पास है। तो ये सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर होने वाला है। सिंपल, जो रूल हमने पढ़े उसी के हिसाब से हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले। ABCD की इसमें इन्होंने वो दिखा रखी है। नेक्स्ट देखो, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा भाई, यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस सबसे ज्यादा नजदीक है, तो लीस्ट स्टेबल यही वाला होने वाला है, दैट्स इट। बाकी सब में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज काफी दूर है या पॉजिटिव नेगेटिव पास है, दैट्स इट, है ना। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। अब रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह से होता है, पॉजिटिव आर होता है, पॉजिटिव एम होता है, नेगेटिव आर होता है, नेगेटिव एम होता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। कार्बन की चेन हम सिस्टम है, हम है सराउंडिंग, है ना। तो अगर मान लो बेंजीन रिंग है, सिंपल करके बता देता हूँ, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग को, हम दे रहे हैं, पॉजिटिव एम होगा या पॉजिटिव आर, एक ही बात है। एम और आर सिर्फ डायरेक्शनल रेजोनेंस को ही मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं।
अगर इसका उल्टा हो, बेंजीन तो ले भी सकती है, टेंडेंसी लेने की ज्यादा होती है बेंजीन की इलेक्ट्रॉन, और डोनेट करने की होती है कम, है ना। तो बेंजीन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो यहां मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेशन सीधा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, बाहर निकालने वाला कोई ग्रुप बैठा है, इलेक्ट्रॉन विड्रो कर रहा है, सिंपल। तो इसमें क्या लगेगा, हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं नेगेटिव एम और नेगेटिव आर बोलेंगे, हमें मिल रहे हैं, हम है सिस्टम, सॉरी सराउंडिंग, तो सराउंडिंग और सिस्टम यही फर्क होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, इसी के ऊपर करती हैं ये चीजें। यस बेटा, क्लियर है सबको, यहां तक समझ में आ गया, इसको बना के देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन फॉर पॉजिटिव नेगेटिव आर, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आर भाई डोनेटिंग ग्रुप, देखो यहाँ डोनेटिंग ग्रुप दिखा रखे हैं OH OR SH NH2 NHR, और ये X दिखा रखे हैं क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं, ठीक है। कंपेयर द स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी बतानी है किसकी ज्यादा स्टेबल है। डबल बॉन्ड, ये अकेला डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज है, यहाँ रेजोनेंस चल सकता है, चल सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, सिंपल, क्लियर है। अगला देखो सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट, रेजोनेंस की वजह, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली डबल बॉन्ड के साथ काउंटेड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा सकता है, ये दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज घूम सकता है, तो यानी इंटरमीडिएट जो नेगेटिव आयन है, कार्ब एनायन, वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर वो डबल बॉन्ड के साथ हो। ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है और कुछ नहीं है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब सिस्टम को अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने वाला ग्रुप कौन सा है, CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्या करेगा, यहाँ नेगेटिव एम दिखा रखा है इन्होंने, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा और वो फिर हमारा मेन सिस्टम बैठा होगा, वो सिस्टम से भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा, हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। नेक्स्ट, CONH2 है, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये भी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, डबल बॉन्ड O जब भी होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इधर लगाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, कार्बन इसके साथ लगी चेन से खींचेगा, और ये हम है सराउंडिंग, तो ये भी यहाँ पर अगर कोई सिस्टम है तो उससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो यानी इसको मिल रहे हैं, सराउंडिंग को मिल रहे हैं नेगेटिव। C डबल बॉन्ड O OCH3 ये भी सराउंडिंग से लेता है, तीनों नेगेटिव इफेक्ट दिखाएंगे, ऑल ऑफ दीज सभी के सभी नेगेटिव M इफेक्ट ही दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो द पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा ग्रुप दिखाएगा, विच ग्रुप विल शो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखते हैं जरा, पॉजिटिव वाले में OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बिल्कुल, OCH3 ये भी डोनेटिंग है, OPH भाई OPH ग्रुप अगर किसी के साथ यहाँ पर लगा हुआ है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, ये बेंजीन को दे सकता है, या फिर ये बेंजीन के साथ यहाँ पर भी अगर पीएच दिखा हो, ये ऑक्सीजन इधर भी दे सकता है और इधर भी दे सकता है, दोनों को दे सकता है, ठीक है। तो ये भी डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये ऑल ऑफ दीज, ये भी सारे के सारे पॉजिटिव एम ही दिखा रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। डी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन इसने बोला डी करेक्ट है, हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ नेगेटिव इज नेसेसरी, क्या बोल रहा है, स्टेप 1 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हाँ डी ही तो करेक्ट था ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऑल ऑफ अबव, ठीक है, डी ही करेक्ट था भाई, ऑल ऑफ अबव, मुझे लगा एक ही ऑप्शन करेक्ट बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, फ्लेक्सिबल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एंड करने वाले हैं बस हम क्लास का। फ्लेक्सिबल ग्रुप क्या होता है, एटम सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द कंजुगेट सिस्टम, जो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है हमारा, शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इफेक्ट दिखाता हो, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता हूँ, उसको बोलते हैं क्या, फ्लेक्सिबल ग्रुप। कौन कौन से हैं वो, CH2 डबल बॉन्ड CH, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये मैंने दिखाया, देखो भाई ये क्या कर सकता है भाई, ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और यहाँ फिर इस पे पॉजिटिव बनेगा तो ऑब्वियस है ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ जो ग्रुप लगा रखा है उसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, सेम CH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, और यहाँ अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये वापस ले भी सकता है ना। ये वाला एग्जांपल तो हमने किया है कि यहाँ नेगेटिव बना सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो और बेंजीन तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, लेने वाला एग्जांपल हमने किया था जिसमें नेगेटिव चार्ज घुमाया था,
तो डोनेट भी कर सकती है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर ज्यादा होती है बेंजीन, याद रख लेना। तो CH डबल बॉन्ड CH2 N डबल बॉन्ड N, ये दोनों ग्रुप अच्छे से याद रखिएगा, बेंजीन आपको हमेशा याद रहेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी। अब आता है एक स्पेशल केस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पेशल केस है। इन केस ऑफ हैलोजन, हैलोजन क्या होते हैं पता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। अगर मैंने बेंजीन पर लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन पर लगा दिया मैंने क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है। डोनेट कर सकता है बेंजीन को, बिल्कुल खींच रहा है रस्सी की तरह इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन जो लोन पेयर है उधर से दे भी रहा है। दोनों काम कर रहे हैं एक टाइम पर, साइमल्टेनियसली सिंगल टाइम पर दोनों काम कर रहा है। तो इन केस ऑफ हैलोजन आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर एम इफेक्ट। एम इफेक्ट क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। आई इफेक्ट यानी खींचने वाला इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट होता है खींचना, और मेसोमेरिक होता है डोनेट करना या एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन को खींचना नहीं, पूरा ले लेना है, पूरा डोनेट कर देना। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई? आई इफेक्ट डोमिनेट होता है, मतलब वो इंपॉर्टेंट होता है। आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है, यानी इलेक्ट्रॉन छीनना ज्यादा माना जाता है। ओवरऑल विड्रॉइंग पावर ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। अब दूसरी बात देखो, हैलोजेंस में हम इलेक्ट्रॉन छीनने वाले इफेक्ट को डोमिनेंट मानते हैं, डोनेट करने वाले को नहीं मानते, और फ्लोरीन से ज्यादा एक्सेप्टिंग पावर मानते हैं क्लोरीन। फ्लोरीन छोटा साइज में, वो इलेक्ट्रॉन खींचता तो है, लेकिन फिर भी उसका म्यू की वैल्यू कम आती है, साइज छोटा होने की वजह से। डिस्टेंस इनटू चार्ज होता है तो वो गड़बड़ करता है। तो क्लोरीन जो है साइज बड़ा होता है, इसलिए डिस्टेंस इनटू चार्ज, चार्ज भले वो छोटा कम खींच रहा है, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से उसके म्यू की वैल्यू ज्यादा आती है। म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन छीनने की पावर। तो क्लोरीन की टोटल डाइपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा आएगी फ्लोरीन के मुकाबले। इसलिए याद रखना, हालांकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, when attached to conjugate system even fluorine is most electronegative, more electronegative है बेशक, लेकिन क्लोरीन की पावर ज्यादा है, ये एक्सेप्शन है, याद रखना है। और दूसरा, इस एक्सेप्टिंग पावर होती है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन यानी हैलोजेंस की, बजाय की डोनेटिंग पावर के। ठीक है, तो ये डोनेटिंग पावर नहीं होती, सिर्फ एक्सेप्टिंग पावर यही डोमिनेट करती है। बस ये चीज याद रख लेना, है ना। क्लोरीन डोनेट भी कर सकता है, बट ओनली एक्सेप्टिंग पावर विल वर्क मोर। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में इतना ही था बेटा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अब बताइए किसी को कोई डाउट है तो? एनीवन हैव एनी डाउट? और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्लास की रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपसे आपके डाउट पूछते हैं, अगर किसी को डाउट है। याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख कर बना के देखिए, दैट्स इट, है ना।